जय हिंद दोस्तों। आज हम एमपीएसआई के जो मेंस का पेपर सेकंड है उसका पार्ट ए का जो आंतरिक सुरक्षा यानी इंटरनल सिक्योरिटी वाला टॉपिक है उसको शुरू करेंगे। तो वो पूरा टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि जो इंटरनल सिक्योरिटी या आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा है उसमें कौन कौन से आपके टॉपिक सिलेबस में दिए हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है विकास और उग्रवाद के बीच संबंध। अब देखिए, ये विकास और उग्रवाद के बीच संबंध, या आप इसे दूसरे शब्दों में कहें तो इसको हम लोग नक्सलवाद कहते हैं। नक्सलवाद या नक्सलवाद को ही एक और शब्दों से पुकारा जाता है जिसको हम कहते हैं वामपंथ, वामपंथ उग्रवाद। ठीक है, ये इसके पर्यायवाची हैं दोनों। तो ये नक्सलवाद या वामपंथ उग्रवाद या विकास एवं उग्रवाद के बीच संबंध जो है का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि सरकार विकासात्मक कार्यक्रम है, सड़कें बनवा रही है, रोड बनवा रही है, बिल्डिंगें बनवा रही है। अब उग्रवाद है, जो उग्रवाद, देखिए उग्रवाद का मतलब होता है कि ऐसे लोगों का ऐसा समूह जो अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार राष्ट्र विरोधी, सरकार विरोधी गतिविधियां करती है। सरकार ने सड़क बना दी, बिल्डिंग बना दी, आए बम लगा के उड़ा दिए। ठीक है ना, मतलब ये क्या है, राष्ट्र विरोधी कार्य करते हैं। मतलब ये लोकतांत्रिक सहायता नहीं लेते, लोकतांत्रिक मतलब विरोध प्रदर्शन नहीं करते, ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करते हैं। तो ये विकास और उग्रवाद के बीच संबंध, तो ये निगेटिव संबंध होता है। विकास, सरकार विकास करती है और जो उग्रवादी है उसको उसका मतलब नाश कर देते हैं। तो ये हो गया आपका पहला टॉपिक। तो इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में नक्सलवाद और या वामपंथी उग्रवाद कहते हैं। अब देखिए, जो दूसरा आपका टॉपिक है वो है आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले, याद रखिए ये लिखा है बाह्य राजकीय कारक और गैर राजकीय कारक की आंतरिक सुरक्षा चुनौती उत्पन्न करने में। देखिए मतलब आंतरिक, देखिए पहली बात तो याद रखिए आंतरिक सुरक्षा होता है क्या। देखिए आंतरिक सुरक्षा ये है कि जैसे भारत है तो भारत के अंदर आप भारत के अंदर की आप सुरक्षा चुनौती उत्पन्न कीजिए। जैसे भारत के अंदर है, भारत के अंदर किसी राज्य में आपने बम लगा के, कोई आया आतंकवादी बम लगा के उड़ा दिया, 100 लोग मर गए, ये क्या है, ये आंतरिक सुरक्षा के लिए चलते हैं। एक एक होता है बाह्य, जैसे पाकिस्तान है वो बाह्य आएगी, अटैक करेगी भारत पे, वो वहां सेना लड़ेगी, तो वो आंतरिक सुरक्षा नहीं, वो बाह्य सुरक्षा कहलाता है। बाह्य सुरक्षा के लिए सेना होती है। ठीक है, आंतरिक सुरक्षा मतलब जब देश के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियां होती है, इसको आंतरिक सुरक्षा तब कह देते हैं कि जैसे आतंकवादी हो गए, बम लगा कर, इसको कहते हैं आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न हो रही। ठीक है ना, तो यहाँ बोल रहा है आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले, यहाँ लिखा है बाह्य राजकीय कारक। बाह्य राजकीय कारक, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल स्टेट एक्टर। एक्सटर्नल स्टेट एक्टर, एक्सटर्नल स्टेट एक्टर का मतलब होता है जैसे मान लीजिए भारत हो गया, अब भारत के एक्सटर्नल स्टेट मतलब भारत के बाहर का स्टेट, जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया। तो ये जो मतलब भारत के बाहर के राज्य है, तो जब पाकिस्तान मतलब एक्सटर्नल स्टेट मतलब जब पाकिस्तान की सरकार भारत के अंदर भारत की सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करे, उसको कहलाते हैं बाह्य कारक द्वारा आंतरिक सुरक्षा की चुनौती। जब चाइना की सरकार, याद रखिएगा अब यहाँ पे लिखा है ना, तो लिखा है बाह्य राजकीय। राजकीय का मतलब होता है वहां की स्टेट, पाकिस्तान की सरकार, चाइना की सरकार, बांग्लादेश की सरकार जब भारत के लिए आंतरिक सुरक्षा उत्पन्न करे। और लिखा है गैर राजकीय। गैर राजकीय का मतलब होता है जो स्टेट नहीं है, जैसे पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी संगठन है, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये जितने भी आतंकवादी संगठन है, जब ये भारत के अंदर आकर के आंतरिक सुरक्षा की चुनौती उत्पन्न करे, तो उसको हम लोग कहते हैं गैर राजकीय कारक। तो राजकीय कारक अलग है, ये सरकार से जुड़ी होती है, और गैर राजकीय कारक वहां के आतंकवादी संगठन होती हैं। तो वो किस प्रकार से भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करते हैं, वो हमको इस वाले टॉपिक में पढ़ना है। अब अगला है तीसरे पॉइंट में कि संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा की चुनौती। अब संचार नेटवर्क मतलब कि भारत की सरकार हुई, ठीक है, अब भारत की सरकार के मंत्रालय में आपने साइबर अटैक कर दिया, किसी साइट में साइबर अटैक महत्वपूर्ण जानकारी चुरा ली, या फिर आपने क्या किया, जो सेना है वहां पे कोई साइबर अटैक कर लिया, आपने भारत सरकार की किसी साइट को हैक कर लिया। तो इस तरह की जो संचार नेटवर्क द्वारा आप आंतरिक सुरक्षा की चुनौती उत्पन्न करते हैं। फिर है आंतरिक सुरक्षा की चुनौती में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों को। अब देखिए, मीडिया, आपको मालूम है कि जो देश की मीडिया होती है ना, इसमें हम जो देश की मीडिया होती है इसमें जो एफडीआई होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। हमारे देश में लगभग 25% है, ज्यादा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर एफडीआई हमने मीडिया में डाल दिया ना, तो मान लीजिए कि चाइना की सरकार का हमारे देश की मीडिया में एफडीआई हो गया, तो एफडीआई ज्यादा हो जाएगा, तो फिर वो खबर चलेगी जो चाइना चाहेगा, वो खबर चले। और चाइना तो चाहेगा कि देश में हम ऐसी खबर चला दे ताकि देश खत्म हो जाए, देश टूट जाए। ठीक है ना, तो अगर ये हो जाती मीडिया, तो हमारे यहाँ की कई बार क्या होता है कि राजनीतिक पार्टियां हो जाती हैं, या कई बार जो भी मतलब कि देश विरोधी
मतलब संगठन काम करते हैं, अपने हमारे देश के अंदर भी तो कई देश विरोधी संगठन होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो वो अगर मीडिया में आकर के कुछ कह दे, या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट, सोशल मीडिया में आकर के, यूट्यूब में, फेसबुक में आकर के, आप देखते हैं ना कि जब कोरोना चला था तो कई सारी खबरें उड़ी थी कि ये हो गया, अब नोट ना ले, तो इस तरह की भय फैला करके देश की जो आंतरिक सुरक्षा उत्पन्न करती है, मतलब कि मीडिया या सोशल नेटवर्किंग साइटों के द्वारा जब गलत सूचना फैला करके, जैसे अभी देखिए नागपुर हिंसा हुई, नागपुर हिंसा में क्या हुआ कि नागपुर हिंसा में पता चल रहा है कि नागपुर हिंसा के पीछे तो बांग्लादेश का हाथ था। तो बांग्लादेश ने क्या किया, बांग्लादेश ने वहां की सोशल मीडिया पे राष्ट्र विरोधी गतिविधि सूचना फैला करके अराजकता फैला दी, अव्यवस्था फैला दी, तो हिंसा हो गई, दो समुदाय आपस में लड़ पड़े। तो ये कहलाता है आपका उससे, मतलब कि ये मतलब मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइटों के द्वारा आंतरिक सुरक्षा। उसके बाद क्या हुआ कि साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, कि भाई साइबर सुरक्षा में कौन कौन से फैक्ट होते हैं वो मैं बताऊंगा। उसके बाद है धन शोधन और ईश्वर, धन शोधन मतलब होता है मनी लॉन्ड्रिंग। अब देखिए मनी लॉन्ड्रिंग क्या, देखिए लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है, लॉन्ड्री का मतलब वो जो धोबी घाट होता है जहाँ गंदे कपड़े साफ किए जाते हैं, ठीक है ना। अब मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है जहाँ गंदी मनी को साफ किया जाता है, गंदी मनी का मतलब ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है ना, उसको मनी लॉन्ड्रिंग। अब देखिए आपको ये मनी लॉन्ड्रिंग का पॉइंट यहाँ इसलिए जोड़ा है क्योंकि आपको मालूम है कि किसी भी अपराध को करने के लिए देश विरोधी गति पैसा खूब चाहिए। अब सही साधनों से तो आप ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते, क्यों, क्योंकि वो सारा पैसा सरकार के नजर में होता है, ठीक है ना। लेकिन आप गलत कार्य, आपने किसी का किडनैप कर दिया, 10 करोड़ मांग लिया, 10 करोड़ आ गए, ये क्या है, वाइट, ये ब्लैक मनी। ब्लैक मनी क्या होता है, ब्लैक मनी वह होता है जो कि आपराधिक गतिविधियों के द्वारा कमाया गया पैसा ब्लैक मनी होता है, जो कि सरकार के नजर में नहीं होता। तो अब आपको आपराधिक गतिविधियां करनी है तो आपको खूब ब्लैक मनी चाहिए। अब अगर मान लीजिए कि आपके पास ब्लैक मनी है तो आप क्या करेंगे, अब आपका मतलब कि सॉरी, मतलब जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करते हो संगठन की मैं बात कर रहा हूँ, या पाकिस्तान जैसे राज्य देश की बात कर रहा हूँ, तो अगर उनको गतिविधियां करनी है देश के अंदर तो उनको पैसा चाहिए, ब्लैक मनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे जोड़ा गया है कि अगर आप ब्लैक मनी को कंट्रोल कर लेते हैं, ब्लैक मनी नहीं उपज पाएगी देश में, पैदा नहीं हो पाएगी, तो अपराध कंट्रोल हो जाते हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है, उसके बाद अगला जो आपका चौथा पॉइंट है कि बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे। देखिए बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे का मतलब है कि ये सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौती की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि पाकिस्तान, अब पाकिस्तान से जुड़े राज्य जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात हो गया, ठीक है ना। तो अब ये क्या करते हैं कि ये, अब आप जैसे पंजाब है, अब आपको मालूम है कि पंजाब में बहुत सारा ये जो कि आतंकवादी होते हैं, वो नीचे तार के नीचे से आ जाते हैं, जम्मू कश्मीर में आ जाते हैं, फिर यहाँ आकर के बम लगा देते, उड़ा देते हैं, या फिर इलीगल वो होती है, जैसे इलीगल ड्रग्स की वो मतलब कि आवाजाही होती है, जैसे पाकिस्तान में खूब इलीगल यहाँ पे ड्रग्स वगैरह पंजाब में आ जाते हैं। तो ये चीजें क्या करती हैं, आपने युवाओं को ड्रग्स की लत लगा दी, अब उनको दे, पहले लत लगा दी, फिर उसके बाद दे नहीं रहे, फिर कहते हैं कि आ जाओ बम लगा के उड़ जाओ, या फिर जहाँ जाओ फलाना जगह बम फोड़ दो तो तुमको नशा करने के लिए देखो। तो इस तरह की जो बाह वाले, और फिर आंतरिक सुरक्षा में भी बेरोजगारी है, गरीबी है, आपने पैसा दे करके उसको अपनी ओर मिला लिया, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल कर लिया। तो ये जो मुद्दे होते हैं ये सब आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा को उत्पन्न चुनौती उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो ये, और इसका जो आखिरी पॉइंट है ये है आपका संगठित अपराध एवं आतंकवाद के बीच संबंध। अब देखिए संगठित अपराध क्या होता है, संगठित अपराध जैसे जैसे मान लीजिए कि आपको मालूम है दाऊद इब्राहिम हो गए, ठीक है। अब दाऊद इब्राहिम की कंपनी है, पूरी कंपनी, उसकी कंपनी का नाम है डी कंपनी। तो दाऊद इब्राहिम की जो डी कंपनी है वो एक कंपनी के रूप में अपराध करता है, जैसे जैसे किसी, जैसे नहीं कहते कि पैसे दे करके आपको किसी को मरवाना है, तो आप डी कंपनी के पास जाइए, आप पैसा दीजिए, फलाने की सुपारी, जिसको फिल्मों में सुपारी लेना बोलते हैं, सुपारी लेगा और फलाने की किसी व्यक्ति को हत्या कर देगा। तो अब ये क्या हुआ, ये एक तरह से ना ये संगठित अपराध है, मतलब एक संगठन के रूप। अब जैसे इसमें क्या होता है कि जब संगठित ये पूरी कंपनी की तरह काम करती है, तो इसमें कंपनी में भी ना इसका सीईओ होगा, इसका कमांडर होगा, इसका जो सिपाही होगा, इसका ये होंगे, सबको ट्रेनिंग, बकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये ना एक तरह से ना, जैसे मान लीजिए कि किसी को उड़ाना है तो भैया आप जाओ पैसा दो, वो उसको उड़ा देगा, फिर कोई जाएगा तीसरा पैसा देगा। तो ये क्या है, ये संगठित अपराध है, संगठित अपराध। ये मतलब देश की सबसे बड़ी, मतलब कि दुर्भाग्य होता है, और सबसे मतलब कि गंभीर स्थिति होता है कि उस देश में संगठित अपराध पनपने लगे, क्योंकि संगठित अपराध का उन्मूलन बहुत मुश्किल से हो पाता है। तो यहाँ पे बताइए, देखिए संगठित अपराध, आतंकवाद, और आपको मालूम है कि जैसे पाकिस्तान है, ठीक है ना। अब पाकिस्तान जैसे आपको मालूम डी कंपनी दाऊद की, दाऊद कहाँ रहता है, पाकिस्तान में। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां संगठित अपराध के रूप में देश में कार्य करती हैं, जिसे सरकार जानती है, ठीक है ना। तो क्या होता है, कई बार जो आतंकवादी समूह संगठन
होते हैं जैसे लश्कर ए तैयबा और आपके जैश ए मोहम्मद, तो ये लोग क्या करते हैं, जब ये लोग मतलब देश की जो सेनाएँ होती हैं, जब बॉर्डर होता है वो बहुत सिक्योर हो जाता है और बॉर्डर के सहारे जब वो अंदर घुस के अपराध नहीं कर पाते, तो ये लोग सीधे कॉन्टैक्ट करते हैं। ये लोग आतंकवादी या आतंकवाद सीधे कॉन्टैक्ट करता है वहाँ का जो ऑर्गेनाइज़्ड जो आपका मतलब कि आपका जो ऑर्गेनाइज़्ड ग्रुप होता है, उसको कॉन्टैक्ट करता है। फिर उसको वो पैसा दे करके अपना मनचाहा जो भी वो काम करवाना चाहता है, वो वहाँ पे अपराध करवाता है। तो इसीलिए आप ना अधिकतर देखेंगे कि जो भी ये टेररिज्म है और ये ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम के बीच में संबंध हो जाता है। ये मतलब चोर-चोर मौसेरे भाई वाली स्थिति हो जाती है। तो इसके बीच का संबंध आपको पढ़ना होता है यहाँ पे। तो ये ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम, इसके लिए बहुत सारे कानून बने हैं। मकोका बना है, जो कोका बना, तो ये बहुत सारे इसके कानून बने हैं। तो मैं आपको इसको पूरा बताऊँगा। तो इसको हम डिटेल पढ़ेंगे फिर अगले नेक्स्ट वाले पार्ट से। तो ये आपका संगठित अपराध, आतंकवाद के भी संबंधित। तो ये दोस्तों आपका ये जो एमपीएसआई का पेपर सेकंड, उसका जो पार्ट बी का इंटरनल सिक्योरिटी है, इसके इसका बहुत बड़ा मतलब इस वाले पार्ट का ये चैप्टर, बल्कि आधा पूरा सेक्शन इंटरनल सिक्योरिटी का ही है। बाकी आधे में फिर एनवायरनमेंट और आपका इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स, साइंस टेक वगैरह है। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट वाले से मैं आपको एक-एक करके डिटेल पढ़ाऊँगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सिलेबस से समझ में आ गया, क्योंकि सिलेबस समझना इंपॉर्टेंट है। और फिर अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।